हे हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज का हमारा लेक्चर है फॉसिल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम फॉसिल्स पे आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि फॉसिल्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है फॉसिल्स के ऊपर, तो रिपीट हो सकता है। तो अच्छे से करना इस टॉपिक को। और इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं उसके सबके मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो अगर आपने वो सब नहीं देखा तो आप पहले वो देखें, उसके बाद इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करें। टॉपिक डाल लो फॉसिल्स। फॉसिल्स, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉसिल्स होते क्या हैं, ठीक है, एक डेफिनेशन देंगे अच्छी सी। फिर बताएंगे कि मतलब फॉसिल होने का मतलब क्या होता है, मतलब किस किस चीज़ को आप फॉसिल में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो एक दो लाइन उसके ऊपर मैं लिख दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फॉसिल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, फॉर्मेशन मतलब वो बन कैसे रहे। तो पाँच छः तरीके मैं उसमें बताऊंगा, छः सात तरीके बता दूंगा आपको कि फॉसिल का फॉर्मेशन क्या था। कभी कभी पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉसिलाइज हो जाता है। मान लो ऑर्गेनिज्म था, ये पूरा का पूरा फॉसिलाइज हो गया, या होगा इसका कोई पार्ट फॉसिलाइज हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो था वो पूरा यहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, बट उसका जो रिमेन जो मार्क था वो किसी चीज़ पे आ गया, उस टाइप का। तो मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा आपको कि फॉसिल्स की एज डिटरमाइन करने के हमारे पास चार पांच तरीके हैं, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ओवरव्यू लग गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ फॉसिल। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट के मैं नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे, सर चार्ल्स। ठीक है, सर चार्ल्स ने डिफाइन करा था फॉसिल्स को कि कोई भी ऐसी बॉडी या कोई भी बॉडी का वो ट्रेस, ठीक है, मतलब या तो पूरी बॉडी हो या बॉडी का कोई भी एक पार्ट हो, किसी भी, या तो एनिमल हो या प्लांट हो, जो आपका नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से बरीड हो गई। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो व्हाट इज फॉसिल्स? सो अकॉर्डिंग टू सर चार्ल्स, मैं अब लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू सर चार्ल्स लायल। ठीक है, LYELL। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सर चार्ल्स लायल, fossils is defined as any body, मतलब कोई भी बॉडी, या और ट्रेसेस ऑफ बॉडी। ठीक है, किसका? एनिमल और वेजिटेशन। ठीक है, किसी का भी दोनों में से। ठीक है, बरीड, ठीक है, वो बरीड हुए में, और प्रिजर्व बाय नेचुरल मीन्स। ठीक है, तो कुछ भी हो गया, मान लो यहाँ पे कुछ लोग रहते थे इस एरिया में, यहाँ पे अचानक से वोल्केनिक इरप्शन हुआ और इस वोल्केनिक इरप्शन ने पूरी की पूरी जो यहाँ पे लोकेलिटी थी इसको पूरा का पूरा दबा दिया। ठीक है, तो ये भी फॉसिल बन गए। ठीक है, या मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया, तो इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग यहाँ पे थी, अर्थक्वेक आ गया, इस बिल्डिंग के नीचे कुछ था, मान लो वेजिटेशन था या बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, कुछ लोग रहते थे, तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ऐसे दब गई, तो ये यहीं पर दब गए, मतलब फिर इनको निकाला नहीं गया। ठीक है, या मान लो कि कोई केव थी, केव के अंदर लोग रहते थे। ठीक है, तो मान लो केव की जो ये थी ये गिर गई, तो यहाँ पे जो केव के अंदर रहते थे वो ऐसे कैसे ही प्रिजर्व हो गए। या मान लो कि जो जैसे मान लो ग्लेशियर वाले रीजन में कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मिला था एक मेमोथ मिला था ना साइबेरिया में, तो मान लो मेमोथ जो था वो यहाँ पे घूमता फिरता था, इसके ऊपर माँ क्या हुआ, एवलांच हो गया। ठीक है, मतलब जो बर्फ थी उसने इसको एज इट इज़ प्रिजर्व कर दिया, मतलब दबा दिया। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो हम देख रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉसिल्स आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, जो मान लो या तो स्नो की वजह से बरीड हो गया हो, या कुछ भी इसके ऊपर हुआ, या जो फॉसिल्स होते हैं वो एक कास्ट भी हो सकते हैं। मोल्ड होता है ना, मोल्ड, जैसे मान लो ये ऑर्गेनिज्म था, इसके चारों तरफ एक ऐसा मटेरियल था जो इसको जिसने हार्ड कर दिया, तो एक कास्ट की तरह बन गया है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये एक ज़मीन थी, यहाँ पर ये गीली थी, मड थी, मिट्टी थी, तो यहाँ पर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म चल के गया तो उसके पैरों के निशान आ गया, फुटप्रिंट्स आ गए। अब ये फुटप्रिंट्स इस मड में क्या हुआ, ये हार्डन हो गए। ठीक है, ये मतलब यहीं पे हार्ड हो गया, तो ये भी एक तरह का फॉसिल का ही काम करेगा। ठीक है, तो फॉसिल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म ही हो वहाँ पर, उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ भी हमें मिल रहा है ना जानने को। जैसे मान लो ये पत्थर था, इस पत्थर के ऊपर मान लो एक लीफ थी। ठीक है, लीफ थी, थोड़ी डायग्राम मेरी ऐसी है, तो लीफ थी, पत्ती थी। ठीक है, तो ये पत्ती क्या हुआ, इसके ऊपर कुछ आगे गिर गया, मान लो दूसरा स्टोन ने आगे इसको कवर कर दिया,
तो ये पत्ती इसके बीच में दब गई दो स्टोन्स के। बट जब हमने इसको उतार के देखा तो ये पत्ती गायब थी, बट इस जो लीफ था इसके इम्प्रिंट्स मिल गए हमको इस स्टोन के ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फॉसिल है। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो यही सब मैं आपको एक एक करके इनके बताऊंगा कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, और दो दो पॉइंट सबके बारे में लिखते चलेंगे तो हमारे नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस होते हैं फॉसिलाइजेशन होने के। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताता हूँ कि मान लो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व कर लिया, सो एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड, तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो गया। तो ये बहुत ही मतलब रेयर होता है वैसे तो, बट देखने को मिलता है। तो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म अपना गुड कंडीशन में प्रिजर्व हो गया तो हम उसको बोलेंगे, मतलब गुड कंडीशन का मतलब क्या है कि बिल्कुल बारीक डिटेल जो है ना, फाइनर डिटेल्स भी यहाँ पर हमें मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने बोला वो 2 लाइन में यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर इसके कुछ मेथड्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मेथड्स में बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स में बता दूँ, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना प्रिजर्वेशन ऑफ, पहले मैं ये लिख देता हूँ जो मैंने लिखा। तो यहाँ पे आप लिख लो एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व में कि अंडर एक्सेप्शनली फेवरेबल conditions the entire organism might get preserved, ठीक है, in good conditions, ठीक है। गुड कंडीशन का मतलब क्या था, फाइनर डिटेल, तो विद फाइनर डिटेल्स, ठीक है। तो ये है। तो अब इसके कुछ मेथड्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ पहले। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने आपको बोला कि आइस में, यहाँ पे जो आइस थी इसके ऊपर गिर गई और ये पूरा का पूरा प्रिजर्व हो गया, तो प्रिजर्वेशन इन आइस, या इस रीजन को हम परमाफ्रोस्ट भी बोलते हैं, तो आप परमाफ्रोस्ट भी लिख सकते हो। देखो, हर चीज़ के एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप वही एग्जाम्पल लिख सकते हो जो मैंने अभी आपको ऊपर बोला। ये मैमोथ था ना, इसको वुली मैमोथ बोलते हैं, वुली मैमोथ, ठीक है, फ्रॉम साइबेरिया में पाया जाता है। ओके, उसके बाद और भी आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दूंगा। लॉस एंजलिस में एक जगह है रैंचो ला ब्रिया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो पेट्रोलियम वाला रीजन था ना, वहाँ पे एसफाल्ट और पेट्रोलियम पाया जाता, तो उसमें हमें लगभग मिलियंस ऑफ मतलब ऑर्गेनिज्म की बोन, मतलब मिलियंस ऑफ बोन्स मिली हैं, जो आपका मेजोरिटी 200-300 वर्टिब्रेट को कवर करती हैं, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि फॉसिल्स, एक तो आइस से हो गया, एक आपका उसमें हो गया पेट्रोलियम या एसफाल्ट में हो गया। फॉसिल्स इन पेट्रोलियम स्प्रिंग्स एंड एसफाल्ट, ठीक है। तो इसमें आप क्या एग्जांपल लिखोगे, जैसे इसमें एग्जांपल ये दिया आपने, तो यहाँ पे आप लिख दो रैंचो ला ब्रिया, ठीक है। ये कहाँ है, लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो रैंचो ला ब्रिया फॉसिल्स, यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिले थे, कुछ वर्टिब्रेट्स थी, उनकी बोन मिली है इसमें डूबी हुई एसफाल्ट में। एसफाल्ट पता ही है ना आपको, एसफाल्ट, अरे जिससे वो जो थोड़ा सेमी सॉलिड टाइप का होता है ना, रोड बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया। उसके बाद मान लो कुछ रेजिन्स होते हैं ना, पेड़ से कुछ रेजिन्स निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी इंसेक्ट जो होता है वो उसी में चिपक जाता है, तो उसी में चिपक जाता है तो उसके ऊपर और रेजिन आता है, तो उसी में प्रिजर्व हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिजर्वेशन इन रेजिन्स एंड एम्बर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दो कि इंसेक्ट्स, एग्जाम्पल में लिख दो इंसेक्ट्स got entangled in sticky resins, ठीक है। बस बहुत है, एक और लिख दो चाहो तो, जो पीट होता है ना, उसमें भी प्रिजर्वेशन देखने को मिला, प्रिजर्वेशन इन पीट, ठीक है। तो ये आपका डेनमार्क में ना, इसमें डेनमार्क में क्या मिला कि जो आयरन एज के पीपल थे ना, उनके जो वो थे जो बॉडीज़ थी, वो आपका पीट में मिली है। पीट कोयले का ही टाइप है ना आपका, तो उसी में मिली है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बॉडीज ऑफ आयरन एज पीपल,
विच वर डिस्कवर्ड इन डेनमार्क। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि भाई कैसे पहला फॉर्मेशन हो रहा है कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो रहा था। तो हमें यहाँ पे हमने बता दिया कि इस तरह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म भी प्रिजर्व हो सकता है। ओके, फर्स्ट इज क्लियर। देन सेकंड पे मूव करते हैं। सेकंड इज पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, मैं अगले पेज पे बताता हूँ। तो पेट्रिफिकेशन सेकंड डाल लो, पेट्रिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो पेट्रिफिकेशन है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ स्टोन जैसी हो जाएगी, पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है। सॉरी। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था, मान लो ये ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म चलते फिरते रहते हैं ओशियन में, और मान लो यहाँ पे कहीं से रिवर आके ड्रेन हो रही थी, ठीक है, यहाँ पे रिवर जो थी वो रिवर आके यहाँ पे ओशन में मिल रही है, तो डेल्टा बना रही है। तो क्या होगा कि मान लो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि चलते चलते यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे मान लो फ्लो बहुत तेज़ है, ठीक है, फ्लो बहुत तेज़ है, तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बैठा होता है, इसके ऊपर अचानक से जो रिवर के साथ कुछ सेडिमेंट्स भी आते हैं, तो कुछ सेडिमेंट्स इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर गिरे और ऐसे गिरे कि इसको दबा लिया पूरा, ठीक है, तो ये पूरा ट्रैप हो गया यहाँ पे। तो जब ये पूरा ट्रैप हो जाता है तो फिर यहीं पर ये फॉसिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो ये एक तरह का एग्जांपल है पेट्रिफिकेशन का, ठीक है, और ये सबसे कॉमन होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म चलते फिरते रहते हैं, इनके ऊपर आगे सेडिमेंट गिरते हैं, ये फॉसिलाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक टाइप होता है आपका पेट्रिफिकेशन का। उसके अलावा मान लो इसके ऊपर फिर से ये यहाँ पे फॉसिलाइज हो गया, और फिर ऑर्गेनिज्म घूम फिर रहे थे, तो फिर से इसके ऊपर कुछ आगे हुआ, तो फिर से मतलब सेडिमेंट आया, तो एक नया ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर फॉसिलाइज हो गया। तो ना ये मतलब लेयर्स में भी होता है, तो इसको हम सेडिमेंट्री, जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना, सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक, तो ये सेडिमेंटेशन टाइप का ही एक फॉसिलाइजेशन आप समझ सकते हो, ठीक है। और जब इसको ज़्यादा मतलब मान लो फिर इस रिवर में सेडिमेंट्स नहीं आ रहे, पानी पानी आ रहा, तो हो सकता है फिर ये इसको इरोड भी करे, तो ये इरोड भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब बढ़ते ही जाएंगे, तो इरोड भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बोली हैं, यही इसमें आपको लिखनी है। तो व्हाट इज पेट्रिफिकेशन में क्या लिखोगे सबसे पहले? इट इज़ द कॉमनेस्ट मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन, कॉमनेस्ट मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन। ओके, तो ये जो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिज्म मूविंग इन वाटर, ठीक है, फिर इस पर क्या हुआ, सेडिमेंट्स गिर गए, सेडिमेंट फ्रॉम रिवर, और ये क्या हो गया, ये ट्रैप्ड हो गया और ये फॉसिलाइज्ड हो गया। ओके, फिर जो रॉक्स बन रहे हो किस टाइप के, सेडिमेंट्री, तो ये लिख लो कि द रॉक्स फॉर्म्ड, द रॉक्स फॉर्म। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ के अंदर आपको ना 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग मतलब आंसर लिखना है ना, तो आंसर लिखने के लिए कंटेंट जो चाहिए ना, मैं वो देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो द रॉक्स फॉर्म बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स आर, कौन से रॉक्स होते हैं, सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके, और जब प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो और इसके ऊपर मिट्टी आती रहती है, मिट्टी आती रहती है, तो और इस पर कलेक्शन होता रहता है, और ये एक डेफिनेट लेयर्स बाय लेयर बनती जाती हैं। तो ये भी आप चाहो तो लिख लो, लिख देता हूँ कि एज प्रोसेस कंटिन्यूज more and more sand and mud keeps on collecting over the earlier deposits in definite layers। ओके, और फिर आप लास्ट में एक पॉइंट आप लिख लो यहाँ पे कि ऑन एक्सपोजर ऑफ वाटर और विंड दे मे गेट इरोड। ओके, सो दैट वाज द पेट्रिफिकेशन। देन आप अगला डालिए, अगला पढ़ते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन से भी फॉसिलाइजेशन होता है, ठीक है, कैसे होता है अभी देखते हैं। ओके, सो बेसिकली कंप्रेशन हो गया, फिर इंप्रेशन हो गया, मोल्ड, कास्ट, ये सब मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कंप्रेशन में बेसिकली क्या है, देखो कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्रेशन हो जाए, तो मेनली प्लांट में देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट में ही मिलेगा, एनिमल में भी मिल सकता है, बट मेनली प्लांट्स के लिए होता है। तो होगा क्या, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि एक रॉक था, रॉक के ऊपर एक लीफ आके गिरी है, प्लांट का कोई भी पार्ट आके गिरा, उसके ऊपर फिर क्या हुआ, दूसरे रॉक ने उसको मतलब कवर कर लिया, तो वो इन दोनों के बीच में एक तरह से फंस गया, तो फिर इसका ये कंप्रेशन हो गया, फ्लैट हो गया, तो फ्लैट होने के बाद इसी का जो है फॉसिलाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपका
कहता है। तो मेनली जो कार्बोनिफेरस के जो फॉसिल्स है ना, वो कंप्रेशन फॉसिल्स में बेसिकली हम उसको डालते हैं, ठीक है। तो यही सब आपको लिखना है। सो जो मैंने 3-4 पॉइंट बोले हैं वो फटाफट लिख लो। सो दीज आर मेनली प्लांट फॉसिल, मेनली प्लांट है, ओके। एंड फॉर्म्ड ड्यू टू क्यों क्यों बनना, कंप्रेशन ऑफ बरीड प्लांट्स, या एनिमल भी हो सकता है, एनिमल, ठीक है, या उनके पार्ट्स और देयर पार्ट्स, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं फिर, दे बिकम फ्लैट, जो फंस जाते हैं वो फिर फ्लैट हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू कंप्रेशन, कंप्रेशन की वजह से वो फ्लैट हो जाते हैं। एंड विच इज़ कॉज बाय द ओवरलाइंग सेडिमेंट्स, तो ये इसके ऊपर दूसरा जो पत्थर आके गिर रहा है उस ओवरलाइंग सेडिमेंट की वजह से ही हो रहा है, ठीक है, कॉज्ड बाय ओवरलाइंग सेडिमेंट्स, ओके। और जब अब आप खुद सोचोगे, जब ये मतलब मान लो कोई भी पार्ट था प्लांट का, कोई भी एनिमल का पार्ट था, जब वो इस तरह से फॉसिलाइज होगा तो उसकी अंदर की डिटेल बचेगी, नहीं बचेगी। अरे भाई, जब एक ऑर्गेनिज्म मान लो पड़ा हुआ था, उसका कोई हाथ था मान लो, जो उसके ऊपर कुछ आके गिर गया तो उसका तो कचूमर बन जाएगा ना, तो अंदर का तो कुछ बचे ही नहीं, लेकिन जो एक्सटर्नल डिटेल्स थी वो आपके उस पर छप जाएंगे। तो सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए काम का होता है, इंटरनल डिटेल्स नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। तो ये भी आप लिख लो इस पॉइंट को भी। सो ओनली प्रोवाइड्स external morphology but do not provide internal details, ठीक है। और लास्ट पॉइंट वही लिख लो, कार्बोनिफेरस वाला। सो कार्बोनिफेरस पीरियड फॉसिल्स आर ऑफ दिस टाइप्स, ओके। तो मेनली जो कार्बोनिफेरस है वो इस टाइप के हो। तो ये तीसरा हो गया कंप्रेशन। उसके बाद में आपको, तो 3 क्लियर हो गए। तो पहला हमने पढ़ लिया, एंटायर ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व हो गया, उसके 3-4 मेथड बता दिए। फिर पेट्रिफिकेशन बता दिया मैंने क्या होता है। फिर मैंने कंप्रेशन बता दिया। अब हम मोल्ड और कास्ट बताते हैं, ठीक है। मोल्ड और कास्ट में क्या होता है, जो मैंने आपको पीछे बताया ना जब मैं शुरू कर रहा था, तो उसका मैं बताता हूँ। फिर इंप्रेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रैक्स और ट्रेल्स बताऊंगा, मतलब जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो। फिर ममीज़ का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, और कॉल बॉल्स का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सब मैं और जल्दी जल्दी बता देता हूँ थोड़ा सा। 4 डाल लो, मोल्ड एंड कास्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मान लो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ज़मीन पे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल्स रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये जहाँ पर मान लो कहीं पर ये मर गए, इसके आसपास जो जहाँ पर इनकी डेथ हुई उसके आसपास जो एरिया था वो थोड़ा सा, मतलब उस टाइम पे उतना सॉलिड नहीं था। बट क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो ऑर्गेनिज्म जब बरीड होने लगा तो उसके अराउंड जो एरिया था वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। तो जब ये सॉलिडिफाई हो गया तो इसमें जो अंदर जो ऑर्गेनिज्म था, मान लो इसका मान लो ये डिग्रेड भी हो गया, बट इसका जो इंप्रेशन बना था ना इस मिट्टी पे या इस पत्थर पे जो भी था, तो यहाँ पर इसका जो ना इंप्रेशन आ गया। तो मोल्ड्स और कास्ट, जैसे आपने देखा हो कि अगर आप कभी किसी डेंटिस्ट के पास गए हो तो वो आपका इंप्रेशन लेता है ना, तो वो एक मटेरियल आपके मुंह में डालता है, फिर वहाँ से आपका इंप्रेशन लेता है वो, तो वहाँ पर इंप्रेशन आ जाता है, ठीक है। आपके मुंह के अंदर का तो कोई पार्ट नहीं है, बट आपका इंप्रेशन आ गया। तो ये आपका एक तरह से मोल्ड और कास्ट उसको बोलते हैं। फिर उससे वो मोल्ड और कास्ट बनाता है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये डिटेल्स हैं इसके अंदर एक मटेरियल हम फिल करेंगे इस ऑर्गेनिज्म की जगह, और फिर इस मोल्ड और कास्ट को तोड़ के हम इस ऑर्गेनिज्म की जो मतलब जो इसने जो डिटेल्स बनाई हुई थी ना, उस डिटेल्स को निकालेंगे तो हमें एक ऑर्गेनिज्म टाइप का वो बन के मिल जाएगा, समझ गए। तो ये लिख लो आपके इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो कि नेचुरल मोल्ड्स और कास्ट जो हैं, मैं लिख देता हूँ, नेचुरल मोल्ड्स एंड कास्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर फॉर्म्ड बाय द हार्डनिंग ऑफ material surrounding the buried organism, ओके। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। अगर आपने ये रिसेंटली अगर सुना हो कि जो पोम्पाई सिटी जो थी वहाँ पर जो फॉसिल्स मिले हैं
वो अराउंड 79 AD के आसपास के हैं, ठीक है। तो उसमें जो क्या हुआ था, माउंट वेसिवस जो है ना वहाँ पे, तो उसका वोल्केनिक इरप्शन हुआ और उसने उस पूरी सिटी में जो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे और जो मैन वहाँ पर जो बरीड हो गए थे, तो उनकी ऐसी डिटेल्स मिली हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लो, फॉसिल्स ऑफ पोम्पाई सिटी, ठीक है। ये आपका 79 AD के आसपास की बात है। तो इसको आप चाहो तो पूरा लिख लेना। तो फॉसिल्स ऑफ पोम्पाई सिटी वॉज बरीड इन द वोल्केनिक ऐश ऑफ माउंट वेसिवस, VESUVIUS, ठीक है, विच प्रेजेंट्स द मोल्ड्स एंड कास्ट ऑफ द मैन एंड देयर डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप लिख लो। देन नेक्स्ट है आपका, ये 4 हो गया। उसके बाद 5वां बताता हूँ मैं, इम्प्रेशन। ठीक है। तो इम्प्रेशन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी एक जगह पे इम्प्रेशन मिल गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म था यहाँ पे पड़ा हुआ था इस जगह पे, तो इसके अराउंड का जो एरिया था वो तो हार्ड नहीं हुआ, बट ये जो जिस मिट्टी पे ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई थी, इस पे ये पड़ा था और कुछ टाइम बाद ये डिग्रेड होकर चला गया, बट जैसे ये पड़ा हुआ था तो वहाँ पर इसका इम्प्रेशन छप गया कि मान लो इसके 2 पैर थे, ऐसे इसके 2 पैर थे, ये डेथ हुआ हुआ ऑर्गेनिज्म ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मर गया, ठीक है। तो ये मर गया तो इसका जो इम्प्रेशन था इस पर छप गया, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रेशन, ठीक है। सो दीज फॉर्म व्हेन, हमें लिख लो, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म वैनिश हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, इम्प्रेशन ऑफ बर्ड्स, लीव्स, कुछ भी लिख लो, है ना। या इसमें स्किन ऑफ डायनासोर जो है ना, हमें यहीं से पता चली है, स्किन ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट बताता हूँ, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। 6 डाल लो, ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो चल रहा है, तो उसको मान लो यहाँ पे मिट्टी जो मड़ थी यहाँ पे वो चल के गया, तो उसके यहाँ पे फुटप्रिंट के निशान आ गए, ठीक है। और ये यहाँ से तो ऑर्गेनिज्म चला गया, बट ये फुटप्रिंट जो थे कुछ टाइम बाद ये सॉलिडिफाई हो गए, तो एज इट इज़ ये हमको मिल गया, ये हार्ड हो गया, तो ये जो थे ये प्रिजर्व हो गए ऐसे कैसे, तो इसको हम ट्रैक्स एंड ट्रेल्स में डाल देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो यही लिख लो आप कि while moving the footprints of organism left in the soft moist mud, ठीक है। और यही फिर these gets hardened into the रॉक या स्टोन, ठीक है, यही मतलब पत्थर टाइप बन जाता है, विच रिजल्ट्स इन प्रिजर्विंग द फुटप्रिंट्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि 1948 में क्या हुआ था, जर्मनी में जो एम्फीबियंस थे ना, अर्ली एम्फीबियंस, उनके ट्रैक्स देखने को मिले हमको, ठीक है, तो हमको वो मिले। तो आप लिख लो, इन 1948 द ट्रैक्स ऑफ एन एम्फीबियन were discovered in पिट्सबर्ग, जर्मनी में है। पिट्स, BERG या BURG, शायद यही होता है, ठीक है। तो ये जर्मनी में एक जगह है, वहाँ पर हमने इस तरह से देखने को मिला था, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रैक्स एंड ट्रेल्स, ठीक है। उसके बाद 1-2 और बता देता हूँ। ममीज़ का एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो ममीज़ क्या होती हैं, जो डेजर्ट एरिया होता है ना, वहाँ पर अगर आप ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऐसी छोड़ दोगे तो वो डिहाइड्रेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं। तो उनको हम प्रिजर्व करते हैं, एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल डाल के मम्मीफाई कर देते हैं, मतलब उनको, जैसे ये बॉडी थी, ठीक है, तो हमने इसको मम्मीफाई कर दिया, एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल डाला और उसको मम्मीफाई कर दिया। तो कुछ हज़ारों साल पुरानी मम्मीज़ हमको मिलती हैं ना आज भी, तो वो प्रिजर्व करी थी। तो ये ऐसे कैसे ही हम इसको प्रिजर्व करके और ऐसे ही बरीड कर देते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है फॉसिल्स का, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स हमारा ऐसे हो रहा है। अब मैं आपको एज ऑफ फॉसिल्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके 3-4 तरीके मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग डाल लो, डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। ओके, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ फॉसिल्स। देखो, जो पैलियोंटोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो स्टडी करते हैं सब चीज़ों की, वो बेसिकली तीन तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। एक होता है उसमें स्ट्रेटा से आया वर्ड, स्ट्रेटिग्राफी। फिर एक होता है बायोस्ट्रेटिग्राफी और एक होता है रेडियोमेट्री या रेडियो एक्टिव डेटिंग, ठीक है।
तो ये 3 टाइप के हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। और रेडियोमेट्री में भी अलग अलग टाइप की रेडियोमेट्री होती है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ कि यहाँ पे एक लाइन लिख लो। 3 मेथड हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एक आपका स्ट्रेटिग्राफी, एक आपका बायोस्ट्रेटिग्राफी, और एक आपका हो गया रेडियोमेट्री, मतलब रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो कि पैलियोंटोलॉजिस्ट यूजेस 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर द डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। पैलियोंटोलॉजिस्ट, ठीक है, यूजेस 3 मेथड्स फॉर डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, तो ये हो गया। देखो सिंपल सा है, नाम से ही तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रेटिग्राफी, तो स्ट्रेटा मतलब मान लो कि ये एक जगह थी, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म रहते थे, ठीक है, मान लो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते थे, तो इनके ऊपर कुछ हुआ, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कोई भी पहाड़ पत्थर कुछ भी आके गिर गया, तो ये यहीं पे दब गए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, फिर यहाँ पे फिर से कुछ ऑर्गेनिज्म रहने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म रहने लगे, तो फिर क्या हुआ, फिर से यहाँ पे कुछ वोल्केनिक, ये यहाँ पे दब के मर गए। फिर क्या हुआ, फिर से कुछ मान लो कुछ पत्थर वत्थर कुछ भी यहाँ पे जो था वो फिर से हुआ, फिर इसके ऊपर कुछ गिर गया, तो आप देख रहे हो फिर ये प्रिजर्व हो गया। तो एक स्ट्रेटा बनता जा रहा है, मतलब पहले एक लेयर ये बनी, फिर एक लेयर ये बनी, फिर एक लेयर ये बनी, तो ये लेयर बाय लेयर आपका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप के जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि जितनी ज़्यादा लेयरिंग होगी, मतलब जितना लोअर स्ट्रेटा होगा, जितना नीचे का स्ट्राटा होगा, स्ट्रेटा मतलब जो लेयर है, जितना नीचे का स्ट्राटा होगा उतना पुराना वो फॉसिल होगा। समझ गया ना मेरी बात? क्योंकि सबसे पहले तो भाई यही बना होगा ना, ऐसा थोड़ी है पहले ये बन गया फिर ये बना फिर ये बना, भाई सबसे पहले ये दबा होगा, फिर ये आके इसके ऊपर दबेगा, फिर ये इसके ऊपर इसका, तो ऐसे, तो जितना लोअर स्ट्राटा होगा उतना पुराना फॉसिल होगा। सो दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। और यही बात आपका जब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, मान लो एनिमल्स और प्लांट्स जो है, मतलब फ्लोरा और फोना है ना, सिर्फ फ्लोरा और फोना की अगर आप बात करोगे तो आप वहाँ पे बायो स्ट्रेटिफिकेशन वर्ड यूज़ करोगे। और यहाँ पे आप फ्लोरा एंड फोना कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे मान लो कोई भी रॉक है, कोई भी, इनके अलावा भी बहुत सारे फॉसिल्स होते हैं ना, मान लो किसी और चीज़ का, मान लो क्रेटर है, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के जो फॉसिल्स हैं, तो उनको आप स्ट्रेटिग्राफी में देखते हो। देन आपका रेडियोमेट्री, तो रेडियोमेट्री में रेडियो एक्टिविटीज़ की हेल्प से हम यूज़ करते हैं हाफ लाइफ मेथड यूज़ करके। तो इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है इसमें यूरेनियम और लेड मेथड। जो यूरेनियम होता है ना, यूपीबी मेथड, तो एक तो मेथड ये होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा 2 पॉइंट। फिर उसके बाद दूसरा होता है आपका कार्बन मेथड होता है, कार्बन डेटिंग मेथड, ठीक है, एक वो ये होता है। फिर एक आपका एक आर्गन से रिलेटेड होता है, पोटेशियम आर्गन वाला होता है, पोटेशियम आर्गन वाला आर्गन मेथड, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली मैं सिर्फ आपको इतना बताने जा रहा हूँ, सिर्फ नहीं है, बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन पे डाल लो, और जो मैंने आपको यहाँ पे समझा है वही हम 3-4 लाइनें लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से हम अब ये यूज़ करेंगे, फिर उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आएंगे तो हम आपके ये यूज़ करेंगे। इनमें भी ड्रॉबैक्स है, ऐसा नहीं है कि मतलब पूरी तरह से, बट हम मेजरली इनको यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना कि डेटिंग मेथड से हमें ये पता चला है कि ये चीज़ जो है 5000 साल पुरानी है, 20,000 साल पुरानी है, या इतनी पुरानी है, तो बेसिकली वो इसी से पता चलता है, ठीक है। इसमें तो आपको पता नहीं है ना, मान लो इस स्टेटा तक पहुँचे, आप इस स्टेटा तक पहुँचे ही नहीं, तो इसमें थोड़ा मतलब एक्यूरेसी कम रहती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो फटाफट से, इट कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ, मैं लिख देता हूँ खुद, इट कंसिस्ट of analysis of the succession of the strata that have been laid, ठीक है, succession of strata that have been laid one after the other, ठीक है, एक के बाद एक होगा। इन रेगुलर भी हो सकता है, तो आप लिख लो इन a more or less regular succession, ओके। तो ये हो गया। और फिर मैंने आपको बताया कि इट इज बेस्ड ऑन दी concept it is based on the concept that lower the strata the older are the rocks and fossils, ठीक है।
तो ये आपका हो गया स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, अब इसके ड्रॉबैक्स लिख दो कुछ, भाई इसमें कुछ दिक्कत है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि एक्चुअल एज नहीं बता पाता, सिर्फ रिलेटिव बता पाता है कि हाँ ये इतना रहा होगा, ये इतना रहा होगा। ठीक है, और डिपोजिशन जो है ना ऐसा यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, मान लो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे भी रहता तो यहाँ पे मान लो पहाड़ थोड़ा एरिया अलग था, अलग टाइप की टोपोग्राफी थी। ठीक है, और मान लो ये भी था, मान लो यहाँ पे फ्लड आ गया तो ये इरोड हो गया, तो इरोड हो गया तो पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ना। तो यही जो मैंने बोले वही ड्रॉबैक्स में लिख लो। तो सबसे पहला फ्लड्स कोज इरोजन ऑफ रॉक्स। ठीक है, इरोजन कर देते हैं। दूसरा जो डिपोजिशन ऑफ स्ट्रेटा का वो यूनिफॉर्म नहीं है। डिपोजिशन दिख रहा है, एक सेकेंड, डिपोजिशन ऑफ स्ट्रेटा इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। और इन ऑल द प्लेसेस, इन ऑल द प्लेसेस। और तीसरा आप लिख देंगे इट डज नॉट गिव द एक्चुअल एज, इट डज नॉट गिव द एक्चुअल एज। ठीक है, बिकॉज इट ओनली प्रोवाइड्स द रिलेटिव एज ऑफ द फॉसिल्स। ठीक है, सिर्फ रिलेटिव एज ही बता रहे हैं। तो दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन, इतना बहुत है स्ट्रेटिफिकेशन में। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटिफिकेशन कह रहा हूँ, सॉरी, स्ट्रेटिग्राफी में इतना बहुत है। नेक्स्ट आपका बायोस्ट्रेटिग्राफी। ठीक है, तो बायोस्ट्रेटिग्राफी है तो फ्लोरा और फोना की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ, देखो लिखने को हम और भी बहुत सारा मतलब लिख सकते हैं, बट इतना मेरे हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ वही चीज़ें लिख रहा हूँ कि जितना आप आंसर राइटिंग में अपना स्ट्रेटा जितना आपको ज़रूरत है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ fossils of flora and fauna. So this method consists of recognizing strata on the basis of fossils of flora and fauna content. Okay, तो अब जब हम इन फॉसिल्स को स्ट्रेटा के बेस पे कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चाहो तो लिखना चाहो तो, बट बाय कंपेयरिंग द फॉसिल्स द स्ट्रेटा इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर आइडेंटिफाइड। लिख दो इस पॉइंट को भी, बाय कंपेयरिंग the fossils, the strata in different parts of the earth are identified। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायोस्ट्रेटिग्राफी। देन नेक्स्ट हम लिखते हैं अगला, थर्ड जो था हमारा रेडियोमेट्री। ठीक है, और ये हम रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसमें क्या है, अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ करेंगे और उनका डिसइंटीग्रेशन जो भी है उसके हेल्प से हम पता लगाएंगे कि क्या मतलब उनकी हाफ लाइफ के ऊपर हम देखते हैं कि उनकी मतलब वो आधा टूटने में कितना टाइम लेंगे, तो उसी हिसाब से हम ना फिर उसकी एज को डिटरमाइन करते हैं। सो ठीक है, तो हेयर वी यूज डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल्स एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेटिंग properly। ठीक है, disintegrating property helps in different radioactive elements having different disintegrating property। ऐसे लिख लो, having different disintegrating property helps in dating the fossils। ठीक है, तो ये किस पे काम करता है, this works on the half life of the radioactive element। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको 2-3 तरीके बताए थे, तो एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला हम इसमें देखते हैं यूरेनियम लेड मेथड। ठीक है, यूरेनियम एक एलिमेंट है, लेड एक पीबी जिसका सिंबल है, वो एक मेथड है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम जो आपका होता है यूरेनियम 238। ठीक है, तो इसका जो अमाउंट है, जो मतलब जो भी रॉक है उसमें यूरेनियम का कितना अमाउंट है, तो उसके हिसाब से हम बताते हैं। ठीक है, तो बस यही लिख लो इसमें, इन दिस मेथड रेडियो एक्टिव यूरेनियम जो कि ये है इट मेजर्ड इन द रॉक्स। ठीक है, तो हेयर यूरेनियम 238 इज मेजर्ड इन द रॉक्स।
तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, खुद बताओ भाई, ड्रॉबैक क्या होगा इसका। ठीक है, तो ये सिर्फ वहीं पे यूज़ हो सकता है ना जहाँ पे यूरेनियम मिलेगा, अगर वहाँ पे यूरेनियम है ही नहीं तो आप इसको क्या यूज़ कर लोगे। ठीक है, तो बस वही लिख लो, ओनली यूज वेयर द, ऐसे लिख लो, लिमिटेड यूज टू ओनली दोज रॉक्स या इग्नियस रॉक्स विच कंटेन रेडियो एक्टिव मिनरल। ठीक है, मतलब जिस मिनरल में ये यूरेनियम होगा उसी से आप पता लगा सकते हो। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि हाफ लाइफ क्या है यूरेनियम की, तो हाफ लाइफ है इसकी 4.5 बिलियन ईयर्स। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238। ठीक है, तो ये आपका हो गया यूरेनियम और लेड दिखानी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको एक दो और बता दूँ, कार्बन डेटिंग। तो 20 में लिख लो आप, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड, रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि हमें मेथड किसने दिया था, ये दिया था आपका, दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय WF लिबी करके एक साइंटिस्ट था, उसने ये दिया था 1946 में। ठीक है, इससे पहले हम वो पिछला वाला यूज़ करते थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो रिलेटिवली मतलब कंपैरेटिवली जो रीसेंट फॉसिल्स है ना उसके लिए यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको इसमें क्या होता है कि कार्बन 14 जो है, इससे कार्बन का वैसे एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन होता है 6, एटॉमिक मास होता है उसका 12 ना, तो ये 14, तो इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है। तो जब ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 डिग्रेड होकर नॉर्मल 14 में कन्वर्ट हो जाता है, तो नॉर्मल 14 किसका होता है, नाइट्रोजन में। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो जब ये डिग्रेड हो जाता है तो मतलब आधी हाफ लाइफ इसकी यहाँ से हमें पता चलती है, तो ये लगभग 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स में जाके हाफ डिग्रेड होता है। तो उसी के हिसाब से फिर हम उसकी लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं जो फॉसिल हमें मिला था। ठीक है, सो यही लिखना है बस यहाँ पे, इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट, थोड़ा सा एक्यूरेट होता है, अच्छा मेथड है, यही कार्बन डेटिंग ही यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी फिर यही हो जाएगी कि सिर्फ जहाँ पे कार्बन है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, वहीं पे ये यूज़ होता है। सो इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट फॉर रिलेटिवली रीसेंट फॉसिल, रीसेंट फॉसिल। ठीक है, और हाफ लाइफ मैंने आपको बताई दी, तो हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 5.6 इंटू 10⁻³ ईयर्स। साइंस वाले हो इतनी तो पता ही होगा यार, फिजिक्स पढ़ी होगी 12th में, बहुत कार्बन डेटिंग पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक वही है जो मैंने बोला कि वहीं पर यूज़ होगा जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, उसकी जगह कोई और मिनरल आ गया है उसको रिप्लेस करके, तब ये यूज़फुल ही नहीं है। और रिलेटिवली रिसेंट मतलब ज़्यादा पुराने पे नहीं काम करेगा, लगभग 40,000 साल पुराने तक ये डेटिंग कर सकता है, उससे पुराने पे नहीं करेगा। तो यही दो लिमिटेशन लिख लो, ओनली यूज्ड इफ ऑर्गेनिक मैटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तभी यूज़ होगा जब ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अगर मान लो इफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिप्लेस बाय मिनरल्स तो नॉट यूजफुल। अगर ऑर्गेनिक मैटर तो ये नॉट यूजफुल हो जाएगा। दूसरा लिख लो वही जो मैंने बोला कि फॉसिल्स यंगर देन, ठीक है, जो 40,000 ईयर से छोटे हैं, ठीक है, वही कैन बी डेटेड ओनली, उन्हीं को डेट कर सकता है। डेट करने का मतलब टाइम बताना है, तुम कहीं डेट करना कुछ और समझने लग जाओ। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड है पोटेशियम वाला, जो मैंने आपको बताया था, पोटेशियम आर्गन मेथड। ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड में क्या है, ये कंपैरेटिवली अभी रिसेंटली है। तो देखो यहाँ पर जो पोटेशियम होगा वो रेडियो एक्टिव होगा, तो फिर वो रेडियो एक्टिव होगा। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो पोटेशियम है नॉर्मली कितना होता है, इसका मास एटॉमिक नंबर 19 और मास 39 होता है, बट यहाँ पर हम रेडियो एक्टिव ले रहे हैं तो 40 इसका ले लेंगे। और जब ये नॉर्मल 40 किसका होता है, आर्गन का होता है, क्योंकि 20 होता है। ठीक है, तो 20 होता है ना आर्गन, नहीं 18 होता है शायद, देख लो मुझे, 18 17, हाँ 18 होता है ना, हाँ। तो ये इसका इसमें कन्वर्ट हो जाता है इसमें 40 में, और इसको इतना टूटने में लगभग 11.6 इंटू 10⁻9 ईयर्स लगते हैं। तो ये इसकी हाफ लाइफ हो गई। ठीक है, तो इतना डिग्रेड होगा तो उसी हिसाब से हम फॉसिल की डेट का पता लगा देते हैं। ओके,
तो ये एक नया मेथड है, मतलब रिसेंट है, कार्बन डेटिंग के बाद ये डिस्कवर हुआ है और इसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये वहीं पर नहीं, ये वहीं पर नहीं, इसकी वजह से क्या होगा ना, जो एडजेसेंट एटम है ना किसी और एलिमेंट के, वो इसकी वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये ऐसा देखने को मिला, तो इसके ड्रॉबैक में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लो, इट इज़ अ रीसेंट मेथड, it is a recent method used to determine the age of earliest known fossils। मतलब बहुत पुराने पुराने फॉसिल्स भी आप इसमें जो है डेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिख लो कि जो होमिनिड थे ना, होमिनिड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका, उसकी डेटिंग हमने इसी से की है। ठीक है, और हाफ लाइफ आप इसकी पता ही है, 11.6 इंटू 10⁻9 ईयर्स। और ड्रॉबैक में क्या लिखोगे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी ने, समझ रहे हो? तो प्रिपेयर करके रखो, दोबारा भी पूछ सकता है, रिपीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट कैन अफेक्टेड, मतलब मैंने क्या बोला था कि ये दूसरे एटम्स को अफेक्ट करता है और ख़ुद भी अफेक्ट हो जाता है दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम के प्रेजेंस से। सो इट कैन अफेक्ट और इट कैन बी अफेक्ट, मतलब कैसे बोलोगे, इट कैन अफेक्ट द अदर एटम्स एज वेल, इट कैन बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट एटम। ठीक है, और तो ये लिख लोगे। और इट ऑल्सो अफेक्ट बाय दी अदर फोर्सेज प्रेजेंट, मान लो इंटरन्यूक्लियर फोर्स है, वेंडरवॉल फोर्स है, तो उन सब चीज़ों से भी ये अफेक्ट होता है। सो इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर फोर्सेज। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। तो ये ठीक है, ये हो गया। तो ये ख़त्म हो गया, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। राइटिंग यार बहुत ज़्यादा गंदी है, मैं मानता हूँ, बट आप कर लो यार, मैं बोल भी रहा हूँ ना आप लोगों को, तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आज का टॉपिक जो फॉसिल्स हमने पढ़ा है ये ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए आप, और थोड़ा सा कीजिए कोशिश, आप भी अपना एफर्ट्स पूरे रखिए, और लेक्चर्स को देखिए, रिकॉर्ड करिए, उनको लिखिए, और फिर उसको लर्न कीजिए, फिर आंसर राइटिंग कीजिए। आप आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, फिर मैं चेक भी करूँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल आपको ये लिख के, मतलब फ़िलहाल तो आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और आपके प्यार के लिए थैंक यू, बाय।